नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना भी लखनऊ की है। थाना है आशियाना और मोहल्ला है रजनीखंड। एक नया डेवलप हो रहा गोमती नगर की तरह बहुत बड़ा इलाका है रजनीखंड का। उस समय जिस समय की यह घटना है उतना डेवलप्ड इलाका नहीं था। यदा कदा ही वो इलाका बसा हुआ था। वहीं रजनीखंड के रहने वाले राम विनय तिवारी, जो लखनऊ में हजरतगंज में तलवार मोटर्स में काम करते थे, उनको उस दिन रात में तलवार मोटर्स में ही रुकना पड़ा, इसलिए कि उस रात मोटरसाइकिल्स का कोई कंसाइनमेंट आना था जो उन्हें उतरवा के अपनी जगह पर रखना था। ज़्यादातर स्टाफ रात में रुक गया था। सब काम खत्म करके जब वो वापस अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नी संगीता उनके 2 बच्चों को लेकर स्कूल गई हुई थी, लिहाजा उसने घर में ताला लगा दिया था। राम विनय तिवारी ने अपनी पत्नी संगीता का इंतजार किया। थोड़ी देर में वो आ गई और उसने घर का ताला खोला। राम विनय तिवारी और उनकी पत्नी जैसे ही दरवाजा खोलकर भीतर घुसी, भीतर वाले कमरे की कुंडी में उनकी बेटी 18 साल की बेटी प्रिया वो लटकी हुई थी। दोनों पति पत्नी की चीखें निकल गई, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने फौरन भागकर कैंची से उस दुपट्टे को जिससे वो गले में लपेट कर लटकी हुई थी उसको काटा, बॉडी को नीचे उतारा, गर्दन की जो उसमें गट्ठी लगी थी, गर्दन में जो फंदा लगा था उसको खोला और कंधे पर लाद कर सीधे भागे शोर करते हुए। शोर सुनकर 2 4 6 उनके पड़ोस के लोग भी उनके साथ हो गए। वो सीधे लेकर वहीं पास में एक प्राइवेट नर्सिंग होम था, वहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि ये लड़की अभी अभी कंधे से लटकी हुई थी, मैंने गले से लटकी हुई थी, मैंने अभी इसको कंधे पर जब लादा तो इसका शरीर गर्म था, देख लीजिए हो सकता है जिंदा हो जाए। डॉक्टर्स ने उसे देखा और ये बताया कि ये ब्रॉड डेड है, यानी मृत घोषित कर दिया। राम विनय तिवारी और उनकी पत्नी उस बॉडी को लेकर घर पर आ गए। बॉडी को घर पर रख के वो दोनों और मोहल्ले के 4 6 लोग थाना आशियाना पहुंचे। थाना आशियाना पहुंचकर उन्होंने एसओ को ये बताया कि साहब मेरी बेटी ने घर में सुसाइड कर लिया। उससे पूछा गया कि बाकी घर वाले कहाँ थे। उन्होंने कहा साहब मैं आ जाता हूं, लेकिन रात में चूंकि एक कोई कंसाइनमेंट मोटरसाइकिल्स का आना था तलवार मोटर्स के यहाँ, इसलिए मैं रात में रुक गया और ये अंदाजा था कि मैं बच्चों के स्कूल जाने के पहले पहुंच जाऊंगा, लेकिन नहीं पहुंच पाया। बच्चों के स्कूल का जब टाइम हुआ तो मेरी श्रीमती जी दोनों बच्चों को लेकर स्कूल चली गईं और बाहर जाते समय ताला बंद कर दिया, क्योंकि ये बेटी जिसने सुसाइड किया है ये कमरे के भीतर सो रही थी। एसएचओ खुद रजनीखंड उस मकान पे पहुंचे, दुपट्टे के कटे हुए हिस्सों को अपने कब्जे में लिया, बॉडी का पंचनामा करके उसको भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। एसओ रजनीखंड ने उनके मृतक लड़की के माँ बाप का बयान लिया, पड़ोसियों का बयान लिया और जो लोग वहां उपस्थित थे उनका भी बयान। का मतलब कोई फॉर्मल बयान नहीं, वो ये जानकारी करने के लिए कि आखिर किन परिस्थितियों में इस नौजवान लड़की ने आत्महत्या की है। जो कारण सामने आए उसने समाज को और सारे लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया। प्रिया मृतका इसी साल इंटरमीडिएट करके बीए पार्ट 1 की अपनी पढ़ाई के लिए कॉलेज जाना शुरू किया। हाई स्कूल के बाद से ही जब वो अपने स्कूल के लिए जाती थी या आती थी तो मोहल्ले की ये लोफर और लफंगे उस पर छींटाकसी करते थे। शुरू में उसने आके अपने माँ बाप से उनकी शिकायत की, क्योंकि मोहल्ले के थे। माँ बाप
प्रिया को लेके उन लड़कों के घर उनके माता पिता से शिकायत करने गए। शिकायत सुनने के बजाय उन लड़कों के माता पिता ने उल्टा ही इन दोनों को बहुत भला बुरा कहा और ये कहा लड़की को घर में बंद करके रखिए, छुट्टा घूमेगी तो यही होगा। ये लोग कहते रहे कि साहब पढ़ने जाती है, पढ़ने में अच्छी है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दो बार इस तरह शिकायत करने के बाद इन लोगों ने शिकायत करना भी बंद कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि पुलिस में इसकी शिकायत करो। माँ बाप ने कहा कि हम पुलिस में शिकायत करेंगे, होना जाना कुछ नहीं है, ये और परेशान करेंगे और कोई दुर्घटना घट जाएगी। घर वालों ने उसको स्कूल आने जाने के लिए एक रिक्शा भी कर दिया, लेकिन ये छींटाकशी करने वालों के लिए तो जैसे कहते हैं और अच्छा हो गया, वो साइकिल से पीछा करके अपशब्द, छींटाकशी ये सब करने लगे। प्रिया परेशान हो गई। एक दिन जब ज़्यादा हद हो गई, जब इसके दुपट्टे के साथ खींचतान हुई, तो उसी दिन इसने जाके अपने टीचर से ये बात शेयर की और ये कहा कि मैं परेशान हो चुकी हूँ, मेरे माँ बाप शिकायत, उलाहना सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद फिर अपने साथ की लड़कियों से भी समस्या को बताया। सब ने अलग अलग तरीके से उसका समाधान बताया। किसी ने बताया कि 4 लड़कों को तुम भी लेके जाओ, रास्ते में उनकी पिटाई होगी तो आना बंद हो जाएंगे। बहरहाल जो टीचर ने बताया वो बात सबसे अच्छी प्रिया को लगी। टीचर ने ये कहा कि बेटा अपने माँ बाप से कहो कि तुम्हारी जल्दी शादी कर दें, अपने पति के साथ आओगी जाओगी, ये सारी छींटाकशी बंद हो जाएगी, फिर ये तुमको लोग तंग नहीं करेंगे। प्रिया ने कैलकुलेट करके देखा तो अभी उसकी 3 महीने बाकी थे 18 साल पूरा होने में, लेकिन लौटकर उसने अपने माँ बाप से बताया कि हमारी टीचर ने मुझे ये बताया है। और फिर उनसे ये पूछा, लड़की से पूछा गया कि कोई लड़का ऐसा है तो बताओ जिससे हम बात तो करें, लेकिन अभी हम 2 साल तक शादी नहीं कर पाएंगे बेटा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपनी लड़की की शादी कर सकें। अब हम धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करेंगे, 1-2 साल में हम शादी करने की स्थिति में होंगे। प्रिया ने कहा कि मेरे स्कूल में एक लड़का है, रवि उसका नाम है, मेरी बहुत बातचीत उससे नहीं है, लेकिन वो सजाती है, पढ़ने में बहुत तेज है, कभी कभार मुझसे उसकी बात हुई है, आप लोग उससे बात कर लें, उनके घर वालों से बात कर लें। फिर इनके माँ बाप ने रिपीट किया कि देखो अभी हम शादी नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम कहती हो हम बात कर लेंगे। जब माँ बाप की बात सुनी प्रिया ने थोड़ा सा मायूस हुई। 2-3 दिन बाद उसने स्कूल में, कॉलेज में बातचीत में रवि से ये कहा कि मेरे घर वाले तुमसे मेरी शादी कराना चाहते हैं। उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, उसने कहा ये बात तो ठीक लगती है मुझे भी। उन्होंने कहा कि वो लोग किसी दिन उनसे बात करने के लिए जाएंगे। रवि ने भी लौट के अपने माँ बाप से ये बात बताई और बताई कि इसी तरह से वो लोग आएंगे बात करने, लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि वो शादी अभी नहीं करेंगे, शादी वो साल भर 1.5 साल बाद करेंगे। उनके माँ बाप ने कहा कि जब अभी शादी नहीं करनी है तो फिर बात करने का क्या फायदा है। बहरहाल प्रिया के घर वाले गए, वहां पर बातचीत हुई, दोनों को कोई आपत्ति नहीं थी। एक ही क्लास में बच्चे पढ़ रहे थे, दोनों की उम्र हो गई थी और दोनों सजातीय थे। लेकिन प्रिया के माँ बाप ने ये कहा कि अभी हम शादी नहीं कर पाएंगे। बहुत कुरेदने पे उन्होंने बताया कि साहब शादी में पैसा लगता है, हम पैसा इकट्ठा करेंगे तभी शादी कर पाएंगे। ये बात सुन के रवि के माँ बाप ने भी कहा कि देखिए इतना पैसा हमारे पास भी नहीं है कि हम आपका और अपना दोनों खर्च वहन कर सकें। बीच का रास्ता निकाला गया। उन्होंने कहा कि ये जैसे ही 18 की हो जाएगी ये अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन मैरिज मजिस्ट्रेट के ऑफिस में करा ले। उसकी नोटिस जारी होने की प्रक्रिया होती है और
उसके बाद ये जो भी तिथि वहाँ से मिलेगी ये कोर्ट मैरिज कर लें, ताकि आपकी बच्ची की जो समस्या है उसका समाधान हो जाए। और बाद में कभी हम लोग साल के भीतर रिसेप्शन कर देंगे मिलके, दोनों लोग आधा आधा खर्च वहन कर लेंगे और लोगों को खाना खिला देंगे। जिला कलेक्ट्रेट लखनऊ में जो मैरिज मजिस्ट्रेट का ऑफिस है, वहां पर 3 महीना उसका जो नोटिस का पीरियड होता है उसको पूरा होने के बाद 24 मार्च की तिथि दी गई कि 24 मार्च को लड़का लड़की मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित हों, एफिडेविट पर साइन करें, उनके सामने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने साइन करें और फिर उनको एक सर्टिफिकेट इशू करके उनकी शादी को पक्का मान लिया जाएगा। एक दूसरे को लोग मिठाई खिलाते हैं और कहीं कहीं मैरिज मजिस्ट्रेट के यहाँ माला का भी इंतजाम मजिस्ट्रेट ही करते हैं कि एक दूसरे को माला पहनाकर, और ये जैसे शगुन जैसा होता है कि आप लोगों की अब शादी हो गई। दोनों घर वालों ने ये भी तय किया था कि वहाँ कोर्ट मैरिज करने के बाद हम लोग पास के मंदिर में जाएंगे, वहाँ थोड़ी पूजा कराएंगे। पूजा कराने के बाद जो लोग आसपास के हैं वहाँ आ जाएंगे, उनको मिठाई खिला के मुंह मीठा करेंगे, ताकि लोगों को भी पता लग जाए कि इन दोनों ने शादी कर ली है। ये बात की 24 तारीख की डेट मिल गई है और प्रिया की शादी कोर्ट मैरिज 24 को होगी। ये बात मोहल्ले के उन लोफरों को भी पता लग गई। एक कारण तो ये पैसे का बता रहे थे, लेकिन दूसरा कारण ये भी था, प्रिया और उनके परिवार ने ये सोचा शादी करेंगे तो ये लोफर शादी के बीच में आके कोई हल्ला गुल्ला करेंगे, बदनामी होगी, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जब ये पति पत्नी हो जाएंगे उसके बाद कभी हम लोग रिसेप्शन करके सबको खाना खिला देंगे। बहरहाल लोफरों को भी ये पता लग गया कि 24 को प्रिया की कोर्ट मैरिज है। इन्हीं लोफरों में से लोग मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जाकर चस्पा की हुई नोटिस भी पढ़ाए और ये मुतमईन हो गए कि 24 इन दोनों की शादी हो जाएगी। उसी में लड़के का नाम और पता लिखा हुआ था। आशियाना सेक्टर सी के ओम प्रकाश पांडे के लड़के रवि पांडे से इनकी शादी तय हुई। पता उसमें लिखा होता है, जो नोटिस चस्पा होती है। आपत्तियां मंगाई जाती हैं कि इन दोनों लोगों ने मैरिज के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, अगर किसी को आपत्ति हो तो इस संबंध में मजिस्ट्रेट के कार्यालय में अपनी टिप्पणी अंकित कराएं। बहरहाल उसी दिन से ये लोग सेक्टर सी आशियाना के उसके घर के आसपास मंडराने लगे कि रास्ते में ये कहीं मिल जाए तो इसको बता दें कि ये शादी मत करना, नहीं इसका बड़ा बुरा अंजाम होगा। 22 तारीख तक वो दिन रात डटे रहे, लेकिन आते जाते वो मिला नहीं। जब भी पता लगता था कि वो पहुंच गया, वो निकल गया, इनको पता नहीं लग पाया या बीच में ये इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। शादी के ठीक एक दिन पहले यानी 23 मार्च को ये शादी से संबंधित कुछ सामान लेकर बाजार से शाम को घर की तरफ जा रहा था। इस पर उन लोफरों की नजर पड़ गई। फौरन आगे आके इसको रोक लिया और बात शुरू की कि कल तुम्हारी शादी है। उसने कहा हाँ बिल्कुल है। उन्होंने कहा ये शादी मत करना, वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। रवि ने भी कहा कि भाई शादी तो कल ही होगी, मजिस्ट्रेट के यहाँ पता नहीं अगली तारीख कब मिलेगी, शादी तो हम करेंगे। उसने साफ मना कर दिया। उन तीनों ने मिलकर रवि को चाकुओं से इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। सड़क से उसकी लाश को घसीट के पास के नाले में फेंक दिया और चले गए। रात में शादी के वो सामान वामान लेकर जब वो नहीं आया, वो घर परेशान हो गया। वो लोग प्रिया के यहाँ भी गए कि क्या यहाँ तो नहीं आया है। दोनों परिवार उसको ढूंढते रहे। सुबह 7 बजे किसी ने नोटिस किया कि एक लाश नाले में पड़ी है। लाश को देखा गया, वो रवि की लाश है और उसी दिन उसकी शादी होनी थी। मोहल्ले के 3 लोफरों को जो उसकी हत्या में शामिल थे, बंटी, बिल्लू और रूबी, इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और जो ये बात बताई गई इनकी गिरफ्तारी के बाद, वही मैंने आपको बताई कि क्या वाकया था, क्यों उसको मार दिया।
रवि की हत्या के बाद प्रिया गुमसुम सी रहने लगी। उसने स्कूल जाना भी, अपने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया। मां बाप में से कोई न कोई उसके पास जरूर रहता था, किसी से बात नहीं करती थी। घर के लोग या टोला मोहल्ला के लोग जब कभी आते थे, जिनको धीरे धीरे ये पता हो गया था कि 24 को इसकी शादी थी, तो टोह लेने आते हैं वही 4 लोग, क्या हुआ। और जब लोगों को पता लग गया तो धीरे धीरे वहां आकर घर में ही ये कहना शुरू कर दिया कि अरे भाई, शादी की इतनी जल्दी क्या थी। जल्दबाजी करके प्रिया ने एक परिवार उजाड़ दिया, वही 4 लोग। उस दिन जब मां ने बाहर ताला बंद किया, क्योंकि पिता को आने में देर हो रही थी अपने काम, अपने वर्क प्लेस से, तो वो सो नहीं रही थी, जग रही थी। उसको लग गया कि मां करीबन 1.5 घंटे बाद ही आ पाएगी बच्चों को, भाइयों बहनों को छोड़कर। पिताजी के पास इसकी चाबी नहीं है, वो आएंगे भी तो वेट करेंगे, मां दरवाजा खोलेगी तभी वो भीतर आ पाएंगे। यही सोचकर उसने अपना दुपट्टा निकाला, गले में फंदा बनाया और मेन डोर के आगे जो कमरे का दरवाजा था उसके कुंडे पर अपने आप को लटका लिया। यानी पिता के थोड़ी देर में आने से उसने मौका देखा और अपनी इहे लीला समाप्त कर ली। आज की घटना, एक खुददार लड़की जो लोफरों, सड़क छाप मजनुओं और गंदी मानसिकता के लोगों, आवारा लोगों से परेशान थी। रोज रोज की चीटाकशी, रोज रोज को छेड़ना, रोज रोज का, वो बहुत परेशान थी। और समाज के उन 4 लोगों ने उसकी कोई मदद नहीं की, जबकि प्रिया के माँ बाप इन सभी लफंगों, लोफरों, आवारा लड़कों के घर जाकर उनकी शिकायत कराए थे। समाज के उन 4 लोगों को पता था कि ये रोज छेड़ी जाती है, उसकी शिकायत भी इन लोगों ने की है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं की। उसने जीने का एक रास्ता निकाला कि हम 18 होते ही कोर्ट मैरिज कर लेंगे और फिर अपने पति के साथ आएंगे जाएंगे, तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो उन्हीं 4 लोगों ने उसे जीने भी नहीं दिया, ये ताने मार मार के कि ऐसी क्या जल्दी थी, इतनी जल्दी शादी करने की क्या जरूरत थी। इसलिए यह हुआ है। अंत में इन तानों से आजी जाकर, परेशान होकर प्रिया ने अपना जीवन समाप्त कर लिया। यह घटना एक सामान्य घटना है, इस घटना में कोई विशेष बात नहीं थी, लेकिन मिडिल क्लास की फैमिली जो अपना जीवन यापन गली मोहल्ले के परिवेश में करती है, जैसे ही वो 12-13 साल की हुई और स्कूल आने जाने लगी, तो उसके साथ वही सब होता है जो प्रिया के साथ हुआ था। लड़कियां ऐसी परिस्थिति से अपने आप को कैसे बचाती हैं, ये सिर्फ वही जान पाती हैं या वही जानती हैं, ये उन्हीं का कलेजा है, कैसे इन परिस्थितियों से निकलकर वो आगे का रास्ता बनाती हैं। और उन्हीं में से कुछ जो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो परिस्थितियों से समझौता कर लेती हैं। और इन दोनों परिस्थितियों के उदाहरण आपको हर कस्बे, हर मोहल्ले, हर गली में मिल जाएंगे। आसपास नजर दौड़ाइए, 4 से 10 साल, 15 साल पहले की घटनाओं पर नजर दौड़ाइए, आपको एग्जैक्टली इसी तरह का वाकया आपके सामने गुजर जाएगा। जब इंटरनेट नहीं थे तो इस तरह की मनः स्थिति में, बच्चियों की इस तरह की मनः स्थिति में उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ता है,
ये साहित्य के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से, नाटक के माध्यम से ये उस समय लिखे जाते थे। बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास इस मानसिकता पर, इस उलझन पर, इस मन स्थिति पर उस जमाने में लिखे गए, जिसने थोड़ा बहुत रास्ता भी दिखाया नए लोगों को। लेकिन आज के इंटरनेट के युग में अगर कोई इस परिस्थिति से जूझ रहा है, निकल रहा है और अपनी अभिव्यक्ति कहीं किसी सोशल मीडिया, किसी साइट पर कर भी देता है, तो उसकी ये अभिव्यक्ति, उसकी ये बात, समाज से उसकी ये शिकायत इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस महासमुद्र में डूब के रह जाती है। न तो किसी को उससे रास्ता मिलता है, न किसी को कोई उससे सीख मिलती है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।